हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बारे में। शिक्षण कार्य में इनकी क्या आवश्यकता है और इनको हम कैसे उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है। तो ये सारी बातें समझने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस भी आपको आसानी से मिल जाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं तीनों मॉड्यूल्स की उपयोगिता के बारे में। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आधारशिला के बारे में। इसका निर्माण किया गया है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए और भाषा और गणित की गहरी, बुनियादी और स्पष्ट समझ विकसित करने के उद्देश्य से। हालांकि ये कक्षा 1 और 2 के लिए इसका निर्माण किया गया है, किंतु अभी जो लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 महामारी के कारण, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कक्षा 3 के बच्चों का स्तर भी कक्षा 2 के स्तर पर आ गया होगा। तो ऐसे में इस हस्तपुस्तिका का प्रयोग कक्षा 1, 2 व 3 के लिए प्रभावी है। किंतु इसमें इरेक जो भाषा के लिए है गतिविधि और ELPS सिद्धांत जो कि गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम उसको कक्षा 1 से 8 तक प्रभावी तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन पर दृष्टिपात किया गया है। यानी 1 और 2 के लिए हम भाषा और गणित, जबकि 3, 4 और 5 में हम भाषा और गणित के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन के भी प्रभावी तरीके से पढ़ाने को यहाँ से सीख सकते हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के निर्माण के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई है। भाषा की शिक्षण योजनाएं इरेक पैटर्न पर और गणित की शिक्षण योजनाएं ELPS के पैटर्न पर दी गई हैं। इसमें सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए 40 गतिविधियां दी गई हैं। साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों के ढांचे भी दिए गए हैं जिन्हें हम कक्षा 1 से 8 तक कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए स्थानांतरित कर सकते हैं या उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और एक ही गतिविधि से विभिन्न विषय भी हम पढ़ा सकते हैं। तो जो इरेक है उसमें ई हमारा किसको इंगित करता है? एक्सपीरियंस यानी अनुभव को। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वह जो बच्चों ने प्राप्त कर लिए हैं, दूसरे वो जो इस गतिविधि के बाद बच्चों को मिलेंगे। तो बच्चे अनुभव क्यों लें? भाई वो तो खेलने, खाने, पीने में मस्ती लेते हैं, उन्हें अनुभव से क्या लेना देना। तो भाई बच्चे अनुभव तब लेंगे जब हम उन्हें रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ ऐसी शुरुआत करेंगे जिससे बच्चों को लगे कि अरे ये तो बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत हो रही है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ के प्रत्येक प्रकरण को हम चार्ट बना पाएँ, TLM लेकर आएँ। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि रोचकता आए और रुचिपूर्ण ढंग से शुरुआत हो। ऐसे में आवश्यकता है बच्चों के अनुभवों से प्रारंभ करने की। तो ऐसे में हमें आवश्यकता है बच्चों के अनुभवों से प्रारंभ करने की, यानी कि हम बच्चों से उनके परिवार की, मोहल्ले की, गांव की, खेतों की या विद्यालय में मौजूद किसी भी वस्तु से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी बातों को बताने में बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे। आपने देखा होगा जब बच्चे कक्षा में आते हैं तो वो अपने घर परिवार की बातें टीचर के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने छोटे भाई बहनों की बातें हमें बताना चाहते हैं। तो हमें उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपने टॉपिक की शुरुआत करनी होगी जिससे कि वो बच्चों के लिए रुचिकर रहे। उसके बाद हम उनको चुनौतीपूर्ण संदर्भ रखते हुए चिंतन के अवसर देंगे। तो इसमें 2 कार्य हो गए, रोचकता होनी चाहिए और चुनौती होनी चाहिए।
और सभी बच्चों की सहभागिता इसमें अनिवार्य है। दूसरा है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन और विश्लेषण। जैसे ही हमने बच्चों के सामने चुनौतीपूर्ण संदर्भ रखा या माहौल बनाया, तो बच्चे तर्क, चिंतन, कल्पना और अनुमान लगाते हुए नए विचारों का सृजन करेंगे। जब वो नए विचार सोचेंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। चिंतन के लिए क्यों, कैसे एवं अगर से प्रारंभ होने वाले प्रश्न करें, वरना सुनो कहने से कोई सुनता नहीं, ध्यान दो कहने से कोई ध्यान नहीं देता, और चिंतन करो कहने से कोई चिंतन नहीं करता। तो हम कब सुनते हैं? हम कोई भी बात तब सुनते हैं जब हमें यह एहसास हो जाता है कि सामने वाला हमारे काम की बात कह रहा है। तो वही हमें बच्चों के साथ करना है। जब ये होगा कि अभी जो टीचर कह रहे हैं उसके बाद वो इसमें से हमसे कुछ पूछ सकते हैं, हमारे काम की बात है, तो वो ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। तो इस तरह हम बच्चों को चिंतन जारी रखने के लिए कह सकते हैं, या हम उनको ऐसा मौका दे सकते हैं कि वो किसी विषय के ऊपर चिंतन करें। तीसरा है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। इरेक, ERA। तो हम आगे ए पर। अनुप्रयोग में क्या है कि 2 चरणों के बाद सीखे हुए ज्ञान का दूसरे संदर्भ, दूसरे प्रसंग और दूसरे माहौल, दूसरी परिस्थिति में, व्यवहार में, अपनी असल जिंदगी में और दूसरे बच्चों के साथ समूह में प्रयोग करने के अवसर दें। यानी जो 2 चीज़ें हमने ऊपर सीखी हैं, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन, उसको हमें बच्चों को प्रयोग करने के लिए अवसर देना है। और फिर हम आ जाते हैं सी पर, जो है कंसोलिडेशन यानी कि समेकन या फिर निष्कर्ष। पूरी प्रक्रिया को दोहराना, बातचीत के माध्यम से पता करना कि बच्चे प्रथम बार चिंतन किस प्रकार से कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से सोचा और वो किसे अच्छा या बुरा कह रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को हमें जोड़ना है लर्निंग आउटकम से। तो यही यहाँ पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हमने अपने तीनों चरण दोहरा लिए तो लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि इस जो हमने ये 3 स्टेप लिए उससे बच्चों ने क्या सीखा। तो यही था हमारा इरेक। दूसरा जो हमारा गणित के लिए गतिविधि है वो है ELPS। यहाँ पर E से है एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। और ये गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है। गणित शिक्षण में हम कैसे अनुभव कराएंगे बच्चों को? आसपास या विद्यालय में मौजूद ठोस या मूर्त वस्तुओं के साथ बच्चों को खेलने, उन्हें उलटने पलटने के अवसर दें। फिर उसी के माध्यम से वो गिन सकते हैं, अंक बोध कर सकते हैं, संख्या बोध कर सकते हैं और जोड़ घटाने की क्रिया कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि पत्तियां ले लें, हम उन्हीं को गिनवा दें, कंकड़ इकट्ठा करके हम उनको भी गिनवा सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, मूर्त वस्तुएं, ठोस वस्तुओं के साथ करना है हमें ये कार्य। दूसरा है लैंग्वेज। तो हम उन वस्तुओं के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्हीं की भाषा में, जिस भाषा को बच्चे समझते हैं हम उस वस्तु के बारे में बच्चों से बात करेंगे। तीसरा है पिक्चर यानी चित्र। तो जो ठोस वस्तुएं वह मौजूद नहीं हैं उनको हम पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि मान लो हाथी की बात आई या ट्रेन की बात आई, तो वो चीज़ें तो हम ला नहीं सकते वहाँ पर स्कूल में। तो हम क्या करेंगे, हम किताबों, चार्ट और दीवारों पर बने चित्रों के माध्यम से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। फिर आता है सिंबल यानी कि प्रतीक। जब हमने ऊपर के तीनों चरण दोहरा लिए तो अब हम प्रतीक यानी संकेत अर्थात अंक, संख्याओं और चिन्हों के बारे में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? जैसे 1 2 3 ये हम बच्चों को बता सकते हैं, ये प्लस का निशान है, ये गुणा का निशान है, ये बराबर का निशान है, ये परसेंट का निशान है यानी प्रतिशत का। ये सारी समझ हम उनकी विकसित कर सकते हैं। तो इन सभी चरणों का प्रयोग करके हम गणित के बुनियादी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक, सरल, सरस और ग्राह्य बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे मॉड्यूल ध्यानाकर्षण पर। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है ऐसे बच्चों के लिए जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे बच्चों की पहचान करके उन्हें कुछ विशेष शिक्षण तकनीकों के द्वारा पढ़ाते हुए उनके अधिगम स्तर को उस कक्षा के अपेक्षित अधिगम स्तर तक लाना ही इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है। यानी कि लर्निंग गैप, जो लर्निंग गैप है उसको भरने के लिए इस हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं, जो कि संख्या में 18 हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से वंचित हो गए हैं
उन्हें पुनः मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से इस हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है, जिसमें 4 भाग हैं। प्रथम भाग है इसमें जिसमें कि आवश्यकता, उद्देश्य और अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कारणों के बारे में बताया गया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम, लर्निंग गैप और आकलन प्रपत्र के माध्यम से बच्चों का चिन्हांकन कैसे करें, कैसे उनका वर्गीकरण करें और उनको किस तरह से समूह में विभाजित करें, इसके बारे में चर्चा की गई है। तीसरे भाग में कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए तैयारी और तकनीकी के बारे में चर्चा की गई है और जो शिक्षण तकनीक हैं उन पर आधारित शिक्षण योजनाएं भी दी गई हैं। चौथे भाग में हमें आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं जो कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम और प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका के बारे में चर्चा की गई है और ये मॉड्यूल जो है ये कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए उपयोगी है। शिक्षण तकनीकियां हैं 18, जिनमें एक है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, दूसरा है कक्षा प्रबंधन यानी बैठक व्यवस्था कि बच्चों को हम किस तरह से बिठाएं, तीसरा रोचक प्रस्तावना, चौथा शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। ये सब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके हम बच्चों को जो भी उनका लेवल है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने शिक्षण को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले और कहानी आदि का उपयोग करना, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत करना, बच्चों के लिए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का निर्माण करना, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। तो ये है हमारी वो 18 तकनीक जिनका प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को और भी ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। आरंभिक आकलन यानी परीक्षण प्रपत्र, तो ये प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3, 4 और 5 के लिए आकलन प्रपत्रों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा और गणित के प्रपत्र आवश्यक रूप से बना लें। यानी अगर आप सब नहीं भी बना पाते हैं तो 4 और 5 के लिए भाषा और गणित के प्रपत्र अवश्य बना लें। 4 और 5 के बारे में इसलिए कहा गया आवश्यक रूप से क्योंकि कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों की जांच के बारे में आधारशिला मॉड्यूल में फाउंडेशन लर्निंग सीवर के उद्देश्य से योजना दी गई है। उसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप आधारशिला मॉड्यूल के पेज नंबर 12 और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के पेज नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मॉड्यूल शिक्षण संग्रह के बारे में। इस पुस्तिका का निर्माण शिक्षकों की आवश्यकता और व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, सूचनाएं हैं और विभिन्न शैक्षिक संदर्भों को समेकित करते हुए इसका निर्माण किया गया है। इसमें लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, टाइम टेबल, आईसीटी का प्रयोग, व्यक्तित्व विकास की योजना, सीखने के लिए आकलन, विद्यालय नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता, प्रतिदिन की जो अलग अलग प्रार्थना या समूह गान हैं, महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां और अन्य विभागों से हम कैसे सहयोग लें और कैसे समन्वय करें, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षण संग्रह, क्योंकि इसमें हमारा पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए किस तरह से शिक्षण योजनाओं का निर्माण करें, वो सब के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। तो इस तरह ये एक वीडियो से आप तीनों मॉड्यूल्स की उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।